नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि हम लोग जूनियर सुपर टेट की परीक्षा को लेके खास तौर से कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। जो जूनियर एडेड की वैकेंसी है, इसमें जितने क्वेश्चंस पॉसिबली जहाँ जहाँ सोर्सेज से आ सकते हैं वो हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अब तक जितने भी यूपी में एग्ज़ाम हुए हैं उनके जितने प्रीवियस ईयर बन सकते हैं वो हम लोग लेते हैं, जो कंप्लीट जीएस रिवीजन है। इसके साथ साथ एससीईआरटी की जो बुक्स है साइंस की और एसएसटी की, उसको करते हैं। इसके साथ साथ मैंने बोला था कि यूपी टेट में अब तक एसएसटी के, जीएस के, साइंस के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं सारे करा दूंगा 2013 से लेके और 2019-20 तक के। तो ये मान लीजिए कि अब इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा कुछ जीएस आपका बचेगा नहीं। इवन एसएसटी और साइंस में भी आपको सीधे सीधे मदद होगी। ये सेट नंबर 1 वैसे मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों के आगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी टेट में आए हुए हैं और उनको कंपाइल किया गया है। ऐसे हम लोगों ने 10 सेट बनाए हैं जो कि फटाफट आप लोगों के सामने होंगे। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो साइंस एसएसटी दोनों के पोर्शन से मिला के मैंने लिए हैं और उसके बाद साइंस और एसएसटी दोनों के अलग अलग चलेंगे। यूपी टेट में एक चीज़ है कि एसएसटी वाले पोर्शन में वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, चाहे तो नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप जीआईसी वगैरह देंगे तो वहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी खैर आएगी ही, ठीक है। तो हम यूपी टेट के इस पोर्शन को भी कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें आपका ईवीएस भी, साइंस भी, आपका एसएसटी भी सब कवर हो रहा है और कंप्लीटली आपकी तरह से जीएस पूरा रेडी हो रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए लगा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम ले लेता हूँ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये 4 चीज़ें दी हुई हैं: नींबू, गाजर, संतरा और मूली, रेडिश। इनमें से बोला गया है कि विटामिन सी का सोर्स कौन सा है। इनमें से कौन सा या कौन कौन विटामिन सी के सोर्स हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं और ख़ास तौर से खट्टे फलों में मिलता है, ये खट्टी चीज़ों में मिलता है। तो आंवला बहुत फेमस है। आंवला के बाद नींबू बहुत फेमस है इसके लिए, है ना। नींबू तो यस हो जाएगा। और फिर ऑरेंज, गुआवा, ये कुछ ऐसे फल हैं जो कि विटामिन सी हमारे शरीर में प्रदान करते हैं, जो कि सीधे सीधे इंपॉर्टेंट होता है हमारी प्रतिरोधक क्षमता के लिए। कोविड के दौरान में विटामिन सी का बहुत महत्व है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सी ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से? निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? करेक्ट नहीं है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं। स्टार्च के रूप में लिख लीजिए, स्टार्च के फॉर्म में जो फूड का संचयन करते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। सेकंड, आलू का खाद्य योग्य भाग स्तंभ कंद में होता है। जो उसका स्तंभ कंद वाला जो एरिया होता है, पिलर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे मैं भूल रहा हूँ, उस रीजन में ही खाने योग्य वाला आलू का जो पोर्शन होता है खाने वाला, जिसको हम यूज़ करते हैं खाने में, ठीक। तीसरी बात है, गन्ने के पौधे में शर्करा मतलब शुगर का संचयन तने में होता है। बिल्कुल ठीक बात है, उसकी तनों में होता है। फोर्थ है, सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण मतलब नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं वायुमंडल से सीधे रूप से। आपको पता है कि इस स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स किया करते हैं कुछ पौधों में ताकत होती है और वो अपने जड़ों में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं प्रकाश से, या साधारण भाषा में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। लेकिन ये ताकत सभी पौधों के अंदर नहीं होती है। जो लेग्यूमियस पौधे होते हैं, है ना, जैसे मटर के, दाल के, इस टाइप के जो पौधे होते हैं उनमें ही ये ताकत होती है कि वो मुक्त वातावरण से, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेके और उसका स्थिरीकरण कर लेते हैं और उसको प्रयोग में लाते हैं पौधों के विकास में। तो जो डी ऑप्शन है ये गलत होगा। बाकी सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये स्टार्च हमारा वही होता है C6H12O6 ग्लूकोज वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है अगला। निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा या शाम का तारा बोला जाता है? भोर का तारा या इवनिंग स्टार बोला जाता है। जो नंगी आंखों से दिखता है वो बेसिकली स्टार नहीं होता, वो प्लैनेट होता है। वीनस जिसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह, वीनस। आसान सा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया तो हमें करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हम लोग अब चैनलाइज करके चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, यकीन मानिए आप लोगों का जीएस, एसएसटी, साइंस में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। बस उम्मीद ये है कि आप इसको अच्छे से करें बिना किसी किंतु परंतु के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? अब देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और ये आसान सा क्वेश्चन भी है। ये हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है? देखिए, मैं जिस तरीके को जीएस की रिवीजन आपको करा रहा हूँ उसके आगे क्वेश्चन आपको बच्चे लगेंगे, है ना। इसीलिए कहता हूँ हमें उच्च स्तर की प्रिपरेशन करें ताकि नीचे फिर केक वॉक हो। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बिना मतलब 1 सेकंड में आंसर देंगे, रुकेगा नहीं पेन आपका। जो हाइड्रोजन होता है इसको फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है
इसीलिए फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है, भविष्य का ईंधन, बिकॉज इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी समझ लो उसका प्रदूषण कम है ना। तो हाइड्रोजन से लीस्ट प्रदूषण होगा, बाकी इन सबसे तो प्रदूषण होता ही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कल ही मैंने कराया था जीएससी क्लास में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया था, 5 जून। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या स्केल होता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए? रूलर पैमाना, हेक्टेयर पैमाना या रिक्टर स्केल? सी ऑप्शन बहुत फेमस है ना। क्लियर हो गया। ये पीडीएफ मिलेगी भैया, एम कृति ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया तो, मैक्सिमम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, स्टिल अगर नहीं किया तो। अब देखिए, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? हिमालय श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, हिंदुकुश श्रृंखला में, कैलाश श्रृंखला में? अगर आप सिंधु रिवर को देखेंगे तो ये दुनिया की प्राचीनतम नदियों में से है। और पृथ्वी का जब से उद्गम हुआ है, जब से पृथ्वी का उद्गम हुआ तब से ये रिवर का ओरिजिनेशन माना जाता है। खास तौर से अगर आप देखेंगे तो हिमालय के पिछले हिस्से से इसका उदय होता है। और इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है ये मुझे आप ऑप्शन में फटाफट कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, ये कुछ ऐसी बड़ी नदियां हैं जो कि काफ़ी प्राचीनतम नदियों में से मानी जाती है। और इनका जो उद्गम स्थान है वो ऑलमोस्ट आपको एक जैसी स्थानों पे लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ये आपको सबको पता होगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। अगर सबसे बिजी ओशन की बात करें तो आ जाएगा अटलांटिक, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो बिजी हो गया अटलांटिक, पैसिफिक हो गया लार्जेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। अच्छा ये देखो, उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, एक गलती से टाइप हो गया तो इसको हम स्किप करेंगे, हमारे काम का नहीं है क्वेश्चन। जो काम की चीज़ें नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने टाइप करवाए थे ये एक्चुअली यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। कौन सा शासक रक्त और लौह की नीति में बिलीव करता था? कितना बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ है। एक्चुअली उस समय वैसे क्वेश्चन आते थे। रक्त और लौह की नीति सल्तनत काल का एक बहुत फेमस रूलर हुआ था, गयासुद्दीन बलबन। इसने रक्त और लौह की नीति चलाई थी। बहुत एग्रेसिव लीडर था ये, है ना। ताकत के दम पे ये सत्ता पे काबिज रहा और ताकत के दम पे इसने अपने खिलाफ जो विद्रोह थे उसको दबाए थे। तो इसके लिए फेमस मानी जाती है रक्त और लौह की नीति। नेक्स्ट है, ये देखिए कितना डिस्गाइज करने वाला क्वेश्चन है, ये कितना परेशान कर सकता है क्वेश्चन अगर हड़बड़ी में देखें तो। निम्नलिखित में से कौन गोखले, मतलब गोखले कौन थे? गोखले का रिलेशन अगर आप देखें तो महात्मा गांधी जी के नाम से आता था। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोखले जी थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? ठीक है, गोखले के राजनीतिक गुरु रानाडे, NG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ये गोखले किसके थे? गांधी जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। यूपी TGT PGT के पेपर्स कुछ तैयार कर लिए हैं, उसको लेके लेक्चर आने वाला। यूपी TGT PGT के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सिविक्स इनकी क्लासेस शुरू होंगी। इसके साथ साथ एजुकेशन, हिंदी, सोशोलॉजी, इन सब की हम लोग PDF रेडी की है जो प्रीवियस ईयर अब तक आए हैं, वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। यूपी TGT PGT की डेट एक्सटेंड हो गई है, ध्यान दीजिएगा। GIC को लेकर लगातार प्रिपरेशन में आगे बढ़ते रहिए और इन सभी परीक्षाओं की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखें, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिनट थोड़ा सा मुझे सोचने दीजिए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? मतलब एक ऐसा आंदोलन जिसका हमारी स्वतंत्रता से इतना रिलेशन नहीं, लेकिन वो मुस्लिम अपीजमेंट को लेके जो हुआ था उससे रिलेटेड है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को उसने बहुत फ़ायदा नहीं पहुंचाया। इसमें से कौन सा आंदोलन है? खिलाफत आंदोलन? जी नहीं, वो तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए था। मोपला विद्रोह? जी नहीं, तो एक विद्रोह था, कृषक आंदोलन था, मुस्लिम कृषक आंदोलों का। वहाबी आंदोलन अगर आप देखेंगे तो वहाबी आंदोलन जो था वो इस्लाम को इम्प्रूव करने को था, इस्लाम की सत्ता
को लेकर एक संघर्ष था, उससे जुड़ा हुआ एक आंदोलन था जिसका हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन से, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम से एज सच कोई रिलेशन नहीं था, तो ये रिलेट नहीं करता है। बाकी सारे आंदोलन तो रिलेट करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, जलियांवाला बाग, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, माफ करिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम पूछ लिया, जनरल डायर। समय वेस्ट नहीं करना है, समय वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं, इसी प्रकार के मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आपको जो आने हैं 4-5 वो इस तरह ही आएंगे। ये मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ आपको ग्लिम्स देख लीजिए। 2500 का 2.5, इसका 40% निकालिए, फिर उसका 30%। सिंपल, इतना टाइम होगा कि आपको शॉर्टकट नहीं भी आता तो भी आप इजीली कर लेंगे। इसका 2.5 निकाल के फिर 40% कर लीजिए, फिर उसका 30% कर दीजिए, खत्म। फिर एक क्वेश्चन आ गया, ये नंबर्स के ऊपर आ गया, फ्रैक्शंस के ऊपर। 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52 में सबसे छोटा कौन सा है या सबसे डिफरेंट कौन सा है? ठीक है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। चलिए फिर देखेंगे लंबाई चौड़ाई आयत के ऊपर, कि लंबाई इतनी बढ़ा दें, चौड़ाई इतनी बढ़ा दें तो नया जो एरिया होगा वो कितना बढ़ेगा घटेगा, या नया जो पेरीमीटर होगा वो कितना बढ़ेगा घटेगा। सिंपल से क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे देखने को। उसके बाद यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखी जाए तो 5 का उपयोग कितनी बार हुआ है? सिंपल, मैनुअल है, हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जल्दी से। ये कुछ इंस्टीट्यूशन और कुछ चीज़ों की बात हो रही है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, इसमें से कौन सा पूछा है जो सही नहीं है, जो गलत है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में, बिल्कुल ठीक बात। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये चंद्रशेखर जी का नाम दिया गया। चंद्रशेखर हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये वाजपेयी जी ने किया था भाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में किया था ये, तो यही स्टेटमेंट गलत है बेसिकली। बाकी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, ठीक बात। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की जनगणना के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। क्या बोला ये क्वेश्चन? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस में सेक्स रेशो सबसे कम है? देखिए मैंने कल भी बताया था क्वेश्चन कैसे घूम के आता है। मैंने बताया था जब दक्षिण भारत में हमारा सेक्स रेशो अच्छा है, उत्तर भारत में हमारा सेक्स रेशो बेकार है। तो यहाँ उत्तर भारत के राज्य कौन कौन से? पहले इसको छांटो, सिक्किम काट दो, बिहार भी काट दो। मैंने बताया था ना, बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ सेक्स रेशो अच्छा है। तो पंजाब और हरियाणा दोनों में सेक्स रेशो बहुत ही वर्स है, बहुत ही निचले स्तर पे। इवन जम्मू कश्मीर भी ऐसा है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, खत्म। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर आप चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक रही थी? भाई 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अब इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल, इस पे एज सच अब क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आते हैं नीति आयोग पे, तो नीति आयोग के एज सच कोई पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, उसके इंडेक्सेस के ऊपर, उसके फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं बस। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। कुछ स्कीम्स पूछ लेते हैं, परंपरागत पुरानी स्कीम में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू किया गया था? 1999, खत्म। रटना है बस, रटना है। 1999। मैच करिए, ये मैच करिए भाई। ये कुछ तत्व, ये कुछ पदार्थ हैं और किससे बने हुए हैं, है ना, इनके अंदर क्या है वो बताना है। हीरा कार्बन का स्वरूप है एक प्रकार से, है ना। हीरा दुनिया का सबसे कठोरतम तत्व है, पदार्थ है ये। संगमरमर में क्या होता है? कैल्शियम होता है। बालू में क्या होती है? सिलिका, सिलिकॉन होता है। और स्नेहक में क्या होता है? ग्रेफाइट। खत्म हो गया आंसर, खत्म। इजी सा क्वेश्चन है, एक भी पकड़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ड्राई आइस। ड्राई आइस आप लोगों ने सुना होगा, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोला जाता है। ये आग बुझाने के काम में भी काफ़ी ज़्यादा ली जाती है, इंडस्ट्रीज में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं है? निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं है? कार्बन का है भाई, ऑक्सीजन का भी है, फॉस्फोरस का भी है, नाइट्रोजन का अपरूप नहीं है, मतलब अलग अलग स्वरूप इसके नहीं है। सिंपल, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। लिस्ट में, अच्छा ये लिफ्ट की बात हो रही है, देखते हैं भाई। यहाँ लिफ्ट लिखिए, लिफ्ट। आप लोग लिफ्ट में हम जब जाते हैं ऊपर नीचे तो हमारे वेट पे आप लोगों को पता है कि इफेक्ट पड़ता है। तो बोला हुआ लिफ्ट में अगर किसी पिंड मतलब बॉडी का आभासी भार मतलब एपेरेंट वेट उसके रियल वेट से कब ज़्यादा हो जाता है। देखिए रियल वेट का मतलब क्या था? असली में हमारा वेट क्या होता है?
मास इंटू ग्रेविटी, है ना, ये होता है ना वास्तविक भार। और एपरेंट वेट किसको बोलते हैं, जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो हमारा एपरेंट वेट मतलब आर, ये हो जाता है एम, द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा, जी माइनस ए। ए क्या होता है, लिफ्ट की त्वरण, लिफ्ट का एक्सीलरेशन। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, लिफ्ट नीचे जा रहा है क्या होगा, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, और एक्सीलरेशन नेगेटिव में होगा, और जिस वजह से आर की वैल्यू आपको देखेंगे तो ज़्यादा मिलेगी। और इस कंडीशन में जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो हमारा जो एपरेंट वेट होता है वो रियल वेट से ज़्यादा हो जाता है। अगर ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाए तो हमारा एपरेंट वेट जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर। अगर ए की वैल्यू जी से ज़्यादा हो जाए तो हमारा एपरेंट वेट नेगेटिव भी हो जाएगा। ये 3-4 कंडीशंस हैं, तीनों चारों आप याद रखने होंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल। अब देखियो कितना बेसिक था क्वेश्चन है, खूब आता पेपर में, फिर भी बहुत से लोग गलत करते हैं। ध्वनि का वेग, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एयर में 330 मीटर पर सेकेंड होती है ना, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, एयर में 330 मीटर पर सेकेंड ट्रैवल करती है। वैक्यूम, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, इसलिए वैक्यूम में 0 होती है, ठीक। दूसरी बात, पानी में करीब 1500 मीटर पर सेकेंड होती है, स्टील में करीब 5000 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, हवा में 330 मीटर पर सेकेंड मैंने बताया। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, स्टील में, खत्म बात, इस्पात, स्टील, खत्म। जीरो किस में होगी, वैक्यूम में, ए, है ना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है। अनुवांशिक रोग किसको बोलते हैं बच्चा, जो हमें अपने बुजुर्गों से मिलता है, माता पिता से या उनसे गुणों से मिलता है, जेनेटिक जिसे बोलते हैं। रंजकहीनता जेनेटिक है। रंजकहीनता का देखो इंग्लिश वर्ड मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। ये जो पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है, उसके बाद हीमोफीलिया, बिल्कुल ही ये मदर से मिलता है हम लोगों को, बिल्कुल ही जेनेटिक होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस कर रहा हूँ, कलर ब्लाइंडनेस, ये बिल्कुल हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है और ये ठीक भी नहीं होता, तो ये भी मिलता है, ये भी। और रतौंधी, ये हमारी बॉडी में कुछ विटामिन, कुछ पैरामीटर की, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है, कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से आता है, और खासतौर से विटामिन ए की अगर कमी हो तो रतौंधी जो है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये अनुवांशिक रोगों में नहीं आता है। लास्ट क्वेश्चन, पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जो कुछ स्टोन्स होते हैं वो किसका संचयन कर, मतलब किसका वो करते हैं, अपचयन करते हैं एक प्रकार से, फैट का, वसा का, फैट का। गॉल ब्लैडर में बेसिकली कुछ बाइल्स इकट्ठे होते हैं जो लीवर से सीक्रेट होते हैं ना, यकृत से, उससे कुछ बाइल्स उसमें जाके स्टोर होते हैं। बहुत से लोगों को स्टोन्स की इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिसका स्टोन का गॉल ब्लैडर रिमूवल ही होता है कई बार, जिससे डाइजेशन के इशू होते हैं। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए इतने कम टाइम में, और यूपी टेट के 30 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। मैं जल्द ही जो अगली वीडियो लेके आऊँगा यूपी टेट को लेके, उसमें साइंस के अलग और एसएसटी के अलग करके भी लेके आऊँगा। लेकिन आप दोनों करेंगे तो आपका जीएस भी रेडी हो जाएगा, चाहे सब्जेक्ट आपका जो भी हो। अगर आप हिंदी वाले हैं या लैंग्वेज वाले हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके 50 नंबर के जीएस में ये पोर्शन कवर हो जाएगा। बिकॉज हम यूपी पीसीएस के हम लोगों ने सारे अपने प्रीवियस ईयर देख लिए हैं। अब अलग अलग संस्थाएं जितना उत्तर प्रदेश में पेपर लेती हैं, उन सब के अगर हम क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपका जीएस वाकई मजबूत हो जाएगा। तो लगातार बने रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।